Thank you. Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on a very important, painful subject. I start with the attack in Pahalgam. A brutal attack, heartless attack, organized and orchestrated clearly by the Pakistani state. Merciless, young people, old people murdered in cold blood, mercilessly. And we have together, every single person in this house, condemned Pakistan. The moment Operation Sindoor began, in fact, even before it began, the opposition committed itself, all the parties, that we will stand like a rock with the forces and with the government of India, with the elected government of India. We heard the odd jibe, the sarcastic remarks from some of their leaders, but we said absolutely nothing. And this was something that was agreed among all the senior leadership of the India Alliance. And we are very proud that as an opposition, we stood united as we should have. Speaker Sir, पहलगाम के बाद मैं करनाल में नारवाल जी के घर गया। उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। 2 घंटे में बैठा। उन्होंने अपने बेटे के फोटोग्राफिक एल्बम दिखाया मुझे, जब वो छोटा सा बच्चा था। उसके बारे में बताया, मजाक करता था, जोक्स करता था, और एक प्रकार से परिवार के बारे में मुझे बताया। 2 घंटे बात हुई। बहन ने कहा कि मैं दरवाजे की ओर देखती हूं, मेरा भाई नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है और कभी नहीं आएगा। उसके बाद यूपी में दूसरे परिवार से मिला। पति को बीबी के सामने, वो काउंटर पे कुछ खरीद रहा था, बीबी के सामने गोली मारी। दर्द होता है, हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। जो हुआ गलत हुआ, सबने कंडेम किया। स्पीकर सर,
राजनीतिक काम करते हुए हम पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख में सुख में। जब भी मैं फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं मुझे पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान की फोर्सेस सेना का आदमी है। हाथ जैसे मिलाता है मुझे पता लग जाता है कि ये टाइगर है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, ये देश के लिए मर जाएगा, सीधा खड़ा रहता है। इसको कहीं भी भेज दो, ये देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करें। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा, आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। सर, लेट अस नाउ मूव टू ऑपरेशन सिंदूर। यस्टरडे आई वॉच्ड राजनाथ सिंह जी का भाषण में सुन रहा था, एंड आई लिसन क्वाइट केयरफुली when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35,
We called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। Meaning, the government of India informed the government of Pakistan that we have no political will. We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact because, and I want you to listen carefully to this. I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला publicly house में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे, right? So the point is, aircraft were lost, as this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में ही आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है।
अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल यह है कि जेट गिरे क्यों. वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों. और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. Now why? Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे. That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया. अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं. यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. That you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे. 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे. सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर. सर मजा आ रहा है. ऐसा नहीं सर. अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर. आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं. समय आपका कम है. अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर. झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप. सर, एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल. कि न्यू नॉर्मल है
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. Acha, very interesting, another fact. I mean, sometimes this external affairs minister amazes me. मैं चौंक जाता हूं मैं. He says that now even defense minister, we have deterred Pakistan. Acha, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. माननीय सदस्य इसको Right? माननीय सदस्य Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य ये Speaker sir, let me say what Donald Trump has to सदस्य say. ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो। Sorry sir, गलती हो गई. Now, we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is on lunch with the president. Mastermind. After that, the President of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Shame, very shame. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. You have flown off somewhere. Right? The second thing, new normal. New normal is the chief architect of Pahalgam is having lunch with the President of the United States. New normal. Now there's another new normal. There's another new normal. Fantastic idea. I don't know whose it was. At the end of the operation, by the way, the operation is still going on. They have declared victory, but it's still going on. Right? At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now
who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, 1 second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. Right? This government is clueless about what political will means. This government is clueless about what it means to let the army, air force, navy fight. That's the reality of the situation. Now, I said in this house, standing right here, about 3-4 months back, and they laughed at me. They laughed at me. I said that please understand that India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Okay? Now let me tell you what that means. Let me tell you what that means. It means, sir, अगर आप समझना चाहते हैं मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद. प्लीज समझा दूंगा सर. प्लीज आप समझा दूंगा तो बैठ जाएंगे सर. Don't worry, I am ready to do it. What happened actually, the truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, 1 second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says, yesterday in his speech, he says, the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea.
air, space, air, land, sea. So he does not even understand the basics of warfare. He's talking about two front. That ship has sailed long ago. Speaker, sir, how did this integration between Pakistan and China take place? I want to make it clear. There is a center called CENTIAC, Center for AI and Computing, that was built in Pakistan with Chinese help. That was built in Pakistan with Chinese help. And the aim of the center is to integrate the Pakistani Air Force with the Chinese Air Force and make and transform the Pakistani Air Force into a network-centric Air Force. Speaker, sir, as I speak, and since 2021, Pakistani officers, strategic officers have been embedded in the PLA's Western and Northern Theatre Commands. They are sitting there, coordinating. So it is important to understand that you did not have political will, that you did not give freedom of maneuver, but there is another problem. And the problem is that we are now facing not just China, not just Pakistan, but China and Pakistan fused as one militarily. Speaker, sir, it is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect his image. It is dangerous for the country. The forces should only be used in national interest. The forces should be used with freedom. If you want them to be used, you want to unleash a tiger, free him. Do not tie his hands behind his back. Do not go to the Pakistanis and say, listen, don't escalate. Then go all the way. Then fight properly and defeat them once and for all. Don't have President Trump tell you that I have stopped the war 29 times. Have the courage to tell him, no, to hell with you. You can't stop any war. We're going to fight. Speaker, sir, there is also I don't mean to keep mentioning External Affairs Minister, but it comes up because he's central to this discussion. I want to finish by telling you about something he said that shows the complete bankruptcy of the foreign policy of this government. Please remember that not a single neighboring country, not a single country condemned Pakistan. Not one. They condemned terrorism, they didn't condemn Pakistan. This is something that he didn't say. Now listen to what he has to say. And this shows you the mindset of these people. This explains why in his entire discussion yesterday of 1 hour, the defense minister did not say the word China. This explains it. And let me read the quote from the External Affairs Minister. Look, China, are the bigger economy. What am I going to do? As a small, am I going to pick a fight with the bigger economy? It is not a question of being reactionary. It is a question of common sense. Meaning he is scared. And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a Prime Minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a Prime Minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a Prime Minister who completely frees the army, frees the Air Force, frees the Navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. Thank you, Speaker, sir. I'd like to end by saying this entire discussion
is about the people who died in Pahalgam. It is a tragedy, and it was very disturbing to me. Again yesterday, where they were talking about everything. They were talking about Pakistan, they were talking about everything. But they did not mention the people who died in Pahalgam. So let me finish. Finishing. Otherwise, you are not allowing, sir, LOP. Only this time, only allowing. Other time, mic is not allowed. Sir, do not allow India to be reduced to a battlefield where large powers are fighting. We have to navigate. We have to protect our interest. Second, to the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारी देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? अध्यक्ष महोदय, ये लोग बैसारन वैली में, पहलगाम के पास कश्मीर में क्या कर रहे थे? आजकल पब्लिसिटी का दौर है, प्रचार का ज़माना है। कुछ समय से हमारी सरकार ये प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो गया है, कि कश्मीर में शांति है, अमन चैन है। प्रधानमंत्री जी ने खूब भाषण दिए, देशवासियों को कहा कि चलिए कश्मीर चलिए, सैर करिए। कई बार मैंने ये भी देखा मीडिया पर, टीवी पर, कि कश्मीर जाइए, ज़मीन खरीदिए, अब वहाँ अमन चैन है, शांति का वातावरण है। इसी बीच शुभम द्विवेदी, एक कानपुर के नौजवान,
और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में मौसम का मिजाज अच्छा था। जैसे हर रोज लगातार 1000 से 1500 लोग वहां पहुंचते थे, उसी तरह से उस दिन भी तमाम पर्यटक वहां पहुंचे। वहां का रास्ता आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, जंगल से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। ये परिवार वहां पहुंचे, मौसम सुहाना था, उनके बच्चे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे थे, कोई जिपलाइन कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, तो कोई कश्मीर की सुंदर वादियों की ठंडी हवा का मजा ले रहा था। शुभम अपनी पत्नी के साथ एक स्टॉल पे खड़े थे। तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल में से निकलते हैं और शुभम को वहीं अपनी पत्नी के सामने मार डालते हैं। उसके बाद वे वहां से पूरे वैली में 1 घंटे के लिए लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। किसी के पति को अपनी पत्नी के आंखों के सामने, किसी के पिता को अपने बेटे के सामने, चुन चुन कर 26 लोगों को मार डालते हैं। शुभम की पत्नी घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है। वहां पता चलता है कि तमाम लोग जंगल की तरफ दौड़े हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने बेटे का हाथ पकड़ के पहाड़ों पर घसीटता हुआ जा रहा है, कोई कश्मीरी घोड़े वालों और गाइडों की मदद लेते हुए चले जा रहा है। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचा कर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है?
क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे, और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद जेएनके के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, खत्म भी वहां होती है और वहीं खत्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम टीआरएफ है थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये टीआरएफ? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया, और 2020 अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में? इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था, और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे, और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, ये एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना
चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे। वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता। देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया। सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई। रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते, अमेरिका के राष्ट्रपति करते। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय
की गैर जिम्मेदारी के का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। आप देंगे? देना भाई देना, आपको टाइम मिलेगा तो। टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें। क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है।
देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। जी माननीय, जो पहलगाम में हुआ, खत्म करती हूँ, जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। हिमांशी नारवाल की गुहार ने हम सबको शर्मिंदा किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े हुए एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। इस सदन में लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे, भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितनी भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? शिव मंत्र इनका खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के चलिए चुप रही। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत पुणे, सैयद आदिल हुसैन शाह, माननीय मंत्री रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली, अब बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी,